आपके फिफ्थ सेमेस्टर के वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी सिलेबस की पहली यूनिट टेक्स्ट एंड इंटरप्रिटेशन। वैसे तो डब्ल्यूपीपी का पूरा सिलेबस थिंकर्स पे ही बेस्ड है, लेकिन ये पहली यूनिट एक्ट्स एज द फाउंडेशन टू हैव अ व्यू ऑफ दोज थिंकर्स। Broadly, we'll cover all the subtopics of the unit, from the needs and problems of interpretation to various schools which have interpreted political philosophers in their own ways, and also be seeing the important thinkers to ensure conceptual clarity as well as exam preparedness in one shot. काफ़ी important unit है not only for your syllabus but also एक general academic understanding के लिए. Towards the end exam perspective से कुछ PYQs भी देखेंगे, तो let's begin. पॉलिटिकल फिलोसफी। सबसे पहले एक बेसिक सवाल, पॉलिटिकल फिलोसफी कैसे इवॉल्व करती है? अगर आप नेचुरल साइंस देखोगे जैसे फिजिक्स या केमिस्ट्री, तो वहाँ एक थ्योरी दूसरी थ्योरी की फॉलीज को डिसमिस करती है और एक न्यू थ्योरी इस्टेब्लिश हो जाती है। पहले चाहे कितने ही एटॉमिक मॉडल्स आए हों, लेकिन श्रोडिंगर का एटॉमिक मॉडल ही वन एंड ओनली अथॉरिटेटिव मॉडल है। लेकिन पॉलिटिकल फिलोसफी में ऐसा नहीं होता। यह पुराने थिंकर्स के साथ साथ डायलॉग चलता रहता है। प्लेटो, हॉब्स, लॉक, मार्क्स, इन सब की किताबें आज भी रेलेवेंट हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग पेरेनियल यानी हमेशा परसिस्टेंटली बने हुए क्वेश्चन से डील करते हैं। जस्टिस क्या है? पावर कैसे काम करती है? लिबर्टी के क्या मायने हैं? पर इन थिंकर्स को समझना इतना सिंपल नहीं है। आपको ये सोचना पड़ता है कि ये थिंकर किस कंटेक्स्ट में लिख रहा था, किस ऑडियंस के लिए लिख रहा था, क्या कहना चाहता था असल में। दैट्स वेयर द वर्ड इंटरप्रिटेशन किक्स इन। टेरेंस बॉल एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर अपने हिस्ट्री एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ टेक्स्ट में कहते हैं कि पॉलिटिकल टेक्स्ट्स आर नॉट कंटेनर्स ऑफ टाइमलेस ट्रूथ्स। हर बात एक बीती जनरेशन एक नए वैंटेज पॉइंट से, एक नए नज़रिए से इन पॉलिटिकल टेक्स्ट्स को रिविजिट करती है। जॉन रॉल्स कहते हैं, ये टेक्स्ट सिर्फ स्कॉलर्स के लिए नहीं है, सिटीजन्स के लिए भी है। डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल टेक्स्ट्स हमें इनवाइट करते हैं टू रीजन टुगेदर, एक शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए। सो इंटरप्रिटेशन सिर्फ एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं है, ये डेमोक्रेटिक एंगेजमेंट का पार्ट है। अगर हम बिना सोचे, बिना समझे सिर्फ कोट करते रहें थिंकर्स को, तो उनके आइडियाज़ का मिसयूज़ भी हो सकता है। इन टेक्स्ट्स को इंटरप्रेट करने के दो मेजर तरीके हैं। पहला है नॉर्मेटिव और डॉक्ट्रिनल अप्रोच। ये व्यू कहता है कि थिंकर्स टाइमलेस है। प्लेटो या लॉक के आइडियाज़ को डायरेक्टली आज के इश्यूज पे अप्लाई कर दो। एग्जाम्पल प्लेटो के रिपब्लिक में फिलोसोफर किंग्स की बात है। इसे आज के लीडरशिप डिबेट्स से जोड़ना, ये नॉर्मेटिव या डॉक्ट्रिनल अप्रोच है। सेकेंड इज द हिस्टोरिकल कंटेक्चुअल अप्रोच। स्किनर और बॉल जैसे लोग कहते हैं कि ऐसे मत पढ़ो जैसे ये थिंकर्स हमसे बात कर रहे हों। उनका एक स्पेसिफिक कंटेक्स्ट था, एक पॉलिटिकल मोमेंट था। जैसे लॉक प्लेनली लिबरलिज्म नहीं प्रमोट कर रहे थे। उनकी टू ट्रीटिस ग्लोरियस रेवोल्यूशन के सपोर्ट में लिखी गई थी, पेट्रियार्कल मोनार्की को चैलेंज करने के लिए। एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि बॉल इन दोनों में से किसी कैंप में नहीं आते, वो प्लूरलिस्टिक अप्रोच सजेस्ट करते हैं। खैर टेरेंस बॉल को हम आगे और डिटेल में पढ़ने ही वाले हैं। एक बैलेंस ज़रूरी है, नॉर्मेटिव मीनिंग भी डिसॉल्व नहीं होनी चाहिए, बट प्रेजेंट कंटेक्स्ट का इंक्लूजन भी ज़रूरी है। जैसे कि रॉल्स ने कहा, डेमोक्रेटिक सिविक एंगेजमेंट के लिए ये ज़रूरी है। रिमार्क्स ऑन पॉलिटिकल फिलोसफी में ही रिजेक्ट्स द नोशन ऑफ द फिलोसोफर एज अ डिस्टेंट अथॉरिटी, इंस्टेड अ कंट्रीब्यूटर इन शेयर्ड डेमोक्रेटिक कल्चर, जो हमेशा डायलॉग प्रमोट करता है और अपने आइडियाज़ को चैलेंज होने से शर्माता नहीं है। We see an alignment of this with Terence Ball's hermeneutics, a methodology of interpretation of text, जहाँ टेक्स्ट की मीनिंग के साथ साथ नेगोशिएशन चलती रहती है। एंड इन अ डेमोक्रेसी इससे अच्छा क्या होगा कि एक कमांडिंग ओबीडियंस की बजाय क्रिटिकल थिंकिंग प्रमोट होगी। क्विंटन स्किनर कहते हैं कि डोंट मिसरीड द पास्ट। उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट वार्निंग वार्निंग दी है कि टू अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल थिंकर, डोंट आस्क व्हाट द टेक्स्ट मीन्स टू यू, आस्क व्हाट द ऑथर मेंट इन हिज ओन टाइम। एग्जाम्पल इसकी हॉब्स का लेवियाथन। अगर आप उसे सिर्फ अथॉरिटेरियनिज्म का जस्टिफिकेशन समझे, तो स्किनर ऐसा नहीं होने देंगे। हॉब्स ने एक सिविल वॉर के बाद स्टेबिलिटी दिखाने के लिए कोशिश की थी।
फियर और केओस से निपटने के लिए स्ट्रॉन्ग सॉवरेन को प्रपोज किया था। अगर हम ये कंसिडर ना करें तो वी हैव जस्ट फंडामेंटली मिसरेड द टेक्स्ट। Ball also supports the same, a required immersion into author's intellectual and political environment. एक ओल्ड पॉलिटिकल टेक्स्ट को समझना ऐसा है कि जैसे एक फॉरेन लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना। सोचिए आप शेक्सपियर को समझने की कोशिश कर रहे हो, उनकी अंग्रेजी भी अलग है, समय भी अलग है। वैसे ही प्लेटो, एरिस्टोटल, लॉक और रोशे भी एक डिफरेंट वर्ल्ड में लिख रहे थे। जैसे अगर लॉक लिबर्टी की राइटिंग्स में लिबर्टी की बात दिखती है तो उसका मतलब था प्रोटेक्शन फ्रॉम मोनार्की। वो लिबर्टी का मॉडल ही एक मोनार्की के कंटेक्स्ट में दिया गया था। आज हम लॉक को फादर ऑफ लिबरलिज्म कहते हैं और रिलेट करते हैं प्रेजेंट डे एग्जांपल्स से, लेट्स से प्रिवेंटिव डिटेंशन या फिर प्राइवेसी राइट्स से। बट वो बात कर रहे थे मोनार्की की। तो रॉल्स, स्किनर एंड बॉल के इन कंट्रीब्यूशन से हम इतना तो समझ गए हैं कि पॉलिटिकल थिंकर्स एक एको चैम्बर में बैठ के अपने यूट्यूब चैनल नहीं चला रहे थे, ना ही वो उस चैम्बर में बैठ के ट्विटर पे एक दूसरे को एनोनिमस अकाउंट से टैग और रीट्वीट कर रहे थे। इसलिए इन्हें एक मेयर आइडियोलॉजिकल वेपन नहीं बनाना चाहिए। मिस इंटरप्रिटेशन या मिस रीडिंग से कई लेवल पे नुकसान पहुंच सकता है। बहुत सारे बायसेस इग्नोर हो सकते हैं और बहुत सारे बायसेस सेलिब्रेट हो सकते हैं। And that's why interpretative awareness cultivates both intellectual honesty and political responsibility, teaching us how to approach inherited traditions both with respect and skepticism. काफी बात कर ली इंटरप्रिटेशन की नीड की, बट अब देखते हैं कि व्हाट आर द एक्चुअल चैलेंजेस दैट वी फेस ड्यूरिंग इंटरप्रिटेशन। ये कुछ मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट्स से लेके स्कॉलर्स तक अक्सर करते हैं। फर्स्ट वन इज एनाक्रोनिज्म। ऑलरेडी हम डिस्कस कर ही चुके हैं एज अ मेजर प्रॉब्लम। जब आप आइडियाज को आज के कंटेक्स्ट में देखते हैं और पास्ट में इन्फोर्स कर देते हैं, डिस्टॉर्टिंग देयर इंटेंट एंड मीनिंग। ऐसा होगा कि आप हॉब्स को रिपब्लिकन पार्टी ज्वाइन करवा दें और लॉक को डेमोक्रेट पार्टी से प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बना दें। ये है एनाक्रोनिज्म का एरर। सेकेंड इज मिथोलॉजी ऑफ डॉक्ट्रिन्स। पॉलिटिकल थिंकर्स को एक डिफाइंड इजम्स में बांट देना, जबकि है नुआंसेस बहुत सारे हैं एंड इवन कॉन्ट्रडिक्शंस उस इजम्स के खिलाफ। एक ओवर जनरलाइजेशन की टेंडेंसी शो करता है। अगेन लॉक का सेपरेशन ऑफ पावर्स का आइडिया जेम्स टू के अगेंस्ट एक रेजिस्टेंस का टूल था, ना कि एक सिस्टम बिल्डिंग का इंटेंट। थर्ड वुड बी इग्नोरिंग ऑथर्स इंटेंट। ऑलरेडी हम काफ़ी डिस्कस कर ही चुके हैं। एग्जाम्पल होगा मैकियावेली को प्रिंस से हमेशा एरेंट दिखाना, while ignoring he want to see a reunified Italy, critique a family rule, well there is also elements of praise for a republic जो हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे, जहाँ मैकियावेली पे पूरी डेडिकेटेड यूनिट है। फोर्थ इज ओवर एम्फेसिस ऑन कोहेरेंस। ये प्रॉब्लम है किसी थिंकर की फिलोसफी पढ़ना और आपका चाहना कि सब कुछ परफेक्टली कोहेरेंट हो, मतलब हर आइडिया, हर कंसेप्ट एक दूसरे से फ्लॉलेसली लिंक्ड हो। रोशे का एक जगह कहना मैन इज बॉर्न फ्री और उन्हीं का दूसरी जगह स्टेट अथॉरिटी की बात की और कहीं तो वुमेन को घर की बाउंड्रीज के भीतर ही सूटेबल बताया। यहाँ कोहेरेंस नहीं है। फिफ्थ इज प्रेजेंटिज्म। जब हम पास्ट को जज करते हैं आज के मॉरल स्टैंडर्ड से, ऐसा नहीं कि एरिस्टोटल को जस्टिफाई करने या डिफेंड करने की ज़रूरत है, बट कंसिडर करने की ज़रूरत है कि आज की सारी कंटेम्प्रेरी वैल्यूज़ को सक्सेसफुली 100 साल भी नहीं हुए हैं, उससे पहले एक बहुत लंबा पास्ट रहा है अक्रॉस टाइम एंड स्पेस। सिक्स्थ इज सेलेक्टिव कोटेशन और कोट माइनिंग। ये तो आपने देखा ही होगा सोशल मीडिया या पॉलिटिकल डिबेट्स में, कोई एक फाइन लाइन कोट करता है किसी थिंकर की बिना समझे कि उसका फुल आर्ग्यूमेंट क्या था। इसे कहते हैं कोट माइनिंग। कोट माइनिंग से टेक्स्ट का मतलब डिस्टॉर्ट हो जाता है। ये एक इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है और अनफॉर्चुनेटली आज के मीडिया और पॉलिटिक्स में ये बहुत कॉमन है। हॉब्स का एग्जाम्पल हम देख ही चुके हैं। सेवेंथ वुड बी लिंग्विस्टिक मिस इंटरप्रिटेशन। लैंग्वेज इवॉल्व होती है और इंटरप्रिटेशन के लिए आपको लैंग्वेज की हिस्टोरिकल मीनिंग समझनी पड़ती है। अगर वर्ड्स का मीनिंग ही टाइम के साथ बदल जाए तो आप इंटरप्रिटेशन में ग्रेव एरर्स कमिट कर सकते हैं। फ्रेडरिक विलियम नीत्शे ने प्लेटो के आइडिया ऑफ गुड को इसी तरह मिस इंटरप्रेट किया, क्योंकि ही टुक गुड इन अ क्रिश्चियन मॉरली अथॉरिटेटिव सेंस, वेयर एज प्लेटोज गुड वॉज नॉट क्रिश्चियन। ये तो प्लेटो की अपनी मेटाफिजिक्स थी,
जिसे हम आने वाले यूनिट्स में पढ़ने ही वाले हैं व्हेन वी रीड प्लेटो। एट्थ इज द रीडर बायस एंड द आइडियोलॉजिकल फिल्टर्स। हम सब अपने लेंस से देखते हैं और ये ह्यूमन भी है, लेकिन जब आप पॉलिटिकल टेक्स्ट पढ़ रहे हैं और आप उसे अपने आइडियोलॉजी के फिल्टर से देखते हैं, तो आप थिंकर के इंस्टेड खुद से अग्री या फिर आर्ग्यू कर रहे होते हैं। मार्क्स पे तो शायद पॉलिटिकल थ्योरी में वन ऑफ द मोस्ट इंटरप्रिटेशंस होंगी, और हर इंटरप्रिटेशन अपने बायसेस के साथ आती है। नाइन्थ इज कैनोनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशनल बायस। कई बार यूनिवर्सिटीज़ और एकेडेमिया कुछ थिंकर्स को कैनन बना देते हैं और उनके क्रिटिसिज्म्स को अवॉइड किया जाता है। जैसे पॉलिटिकल थ्योरी नहीं कोई रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ाया जा रहा हो जो इतना सेक्रेड है कि गलत हो ही नहीं सकता। लॉक हो या जेएस मिल लिबर्टी की बात करते हैं, लेकिन कलोनियलिज्म को भी जस्टिफाई करते हैं। ये जानना भी ज़रूरी है। इंटरप्रिटेशन का मतलब ये है कि हम कैनन को क्वेश्चन करना सीखें, ना कि ब्लाइंडली एक्सेप्ट करना। ये तीनों इंटरप्रिटेशंस हम वीडियो में आगे पढ़ने ही वाले हैं, बट कुछ इंटरप्रिटेशनल चैलेंजेस नोटिस कर लेते हैं। फ्रॉइडियन साइको एनालिसिस हर कॉम्प्लेक्स आर्ग्यूमेंट को किसी पॉलिटिकल थिंकर के ट्रॉमा तो किसी थिंकर के सेक्सुअल बिहेवियर को बेसिस बनाकर ओवर सिंप्लीफिकेशन का शिकार हो सकता है। स्ट्रोजियन अप्रोच पॉसिबली इंटरप्रिटेशन से ज़्यादा एक कॉन्स्पिरेसी थियरी या कोई सस्पेंस भरी मूवी लग सकती है। प्लेटो के साइलेंस में ज़रूर कुछ तो बात छुपी होगी, कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते। ऐसे क्लेम्स करना विदाउट इवन एक्चुअली एक्सप्लेनिंग देम। हर बात में एक सीक्रेट मैसेज तो कोई स्पेकुलेशन ढूंढना, अनवेरिफाइबल क्लेम्स ही पाइल होते रहते हैं। पोस्ट मॉडर्न अप्रोच नाहिलिज्म से ही अराइज होता है। जब कोई ट्रूथ है ही नहीं तो सारे क्लेम्स इक्वल हो जाते हैं। काफ़ी चांसेस बढ़ जाते हैं एम्बिग्विटी के, जहाँ कोई क्लियर मेथड ही नहीं है एकेडमिकली चीज़ों को समझने का। मेथडोलॉजी ना हो तो आप कार्ल मार्क्स को द फादर ऑफ कैपिटलिज्म या चैंपियन कैपिटलिस्ट थिंकर तक बना सकते हैं। अभी तक हमने इंटरप्रिटेशंस की बात की है, पर अब सबसे ज़रूरी टॉपिक, ऑल द प्रोमिनेंट स्कूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन जो अपने अपने नज़रिए से पॉलिटिकल थ्योरी को इंटरप्रेट करते हैं। फर्स्ट इज द मार्क्सियन स्कूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। बेसिक प्रेमिस है कि आइडियाज आर नॉट फ्लोटिंग क्लाउड्स, दे इमर्ज फ्रॉम मटेरियल कंडीशंस। इस स्कूल के अकॉर्डिंग पॉलिटिकल फिलोसफी को समझने का सही तरीका है उसके पीछे छुपे हुए क्लास इंटरेस्ट को डिकंस्ट्रक्ट करना। जैसे प्लेटो की रिपब्लिक को मार्क्सिस्ट लेंस से देखें तो फिलोसोफर किंग एक एनलाइटेंड लीडर नहीं है, बल्कि रूलिंग क्लास का आइडियोलॉजिकल मास्क है। यानी रूलिंग आइडियाज आर द आइडियाज ऑफ द रूलिंग क्लास। मार्क्सियन इंटरप्रिटेशन कहता है कि टेक्स्ट को सिर्फ आइडियाज के कलेक्शन के रूप में मत देखो, देखो कि कौन लिख रहा है, किसके लिए लिख रहा है और क्यों लिख रहा है। इसमें पॉलिटिकल थॉट एक सुपर स्ट्रक्चर है जो इकोनॉमिक बेस को जस्टिफाई करता है। तो हॉब्स का सॉवरेन हो, एरिस्टोटल की स्लेवरी हो, लॉक की प्रॉपर्टी राइट्स हो, ये सब कुछ बॉर्जुआ इंटरेस्ट का इंटेलेक्चुअल पैकेजिंग है। हाँ, लेकिन मार्क्सियन में हमेशा एक हर्मेनेटिक्स ऑफ सस्पेशन बना रहता है। क्लास को या मटेरियल रियलिटीज़ को समझना इम्पोर्टेंट है, बट कम्प्लेक्सिटी को, नुआंस को आप एक रिडक्शनिस्ट अप्रोच से जस्टिफाई नहीं कर सकते। यही एक चैलेंज है मार्क्सियन अप्रोच का, ये एक ओवर सिंप्लीफिकेशन बन के रह जाता है। टोटलिटेरियन स्कूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, कार्ल पॉपर की बुक दी ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज एंड और ऐसे ही थिंकर्स से इमर्ज हुआ ये पॉलिटिकल थिंकर्स को प्रोटो टोटलिटेरियन या उनके आइडियाज़ को अथॉरिटेरियन जस्टिफिकेशंस के फॉर्म में पढ़ना। ध्यान रखें कि ये स्कूल टोटलिटेरियनिज्म एडवोकेट नहीं करता, बट टोटलिटेरियनिज्म को आइडेंटिफाई करता है, उन टेंडेंसीज को आइडेंटिफाई करता है। एग्जाम्पल के लिए प्लेटो को यहाँ इंटरप्रेट किया जाता है एज एन अर्ली आर्किटेक्ट ऑफ टोटलिटेरियनिज्म, क्योंकि उनका आइडियल स्टेट कंट्रोल करता है एजुकेशन, आर्ट एंड इवन रिप्रोडक्शन। हेगल के आइडियाज़ को टिरनी के जस्टिफिकेशन के तौर पर देखा जाता है, तो वहीं मार्क्स को, स्टालिन को और माओ को ब्लडशेड के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाया जाता है। फासिज्म हो या कम्युनिज्म, ये टोटलिटेरियन एलिमेंट्स इन्हीं पॉलिटिकल थिंकर्स से ट्रेस किए जाते हैं। इस इंटरप्रिटेशन में एक बेसिक फेयर होता है, पॉलिटिकल थॉट जब एब्स्ट्रैक्ट रियलिज्म में चली जाती है तो वो डेमोक्रेसी से दूर और अथॉरिटेरियनिज्म के पास जाती है। लेकिन इस स्कूल के साथ भी वही कुछ इंटरप्रिटेशनल चैलेंजेस हैं जो हमने पढ़े थे, एनाक्रोनिज्म हो या कंटेक्स्ट को इग्नोर करना एंड ओवर सिंप्लीफिकेशन। थर्ड इज द साइको एनालिटिक स्कूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। सीधा रिश्ता है फ्रॉइड से और उनके बाद की साइको एनालिस्ट से। ये स्कूल कहता है कि
पॉलिटिकल थॉट इज नॉट जस्ट रैशनल, इट्स ऑल्सो डीपली अनकॉन्शियस। थिंकर्स के आइडियाज उनके फियर्स, डिजायर्स और अनरिजॉल्व कन्फ्लिक्ट्स का रिफ्लेक्शन हो सकते हैं। मैकियावेली के रूथलेस टैक्टिक्स को अगर देखें तो एक साइको एनालिटिक स्कॉलर पूछेगा, क्या ये पावर का ऑब्सेशन है या किसी पर्सनल इनसिक्योरिटी का प्रोजेक्शन? या हॉब्स का फियर ड्रिवन सॉवरेन, क्या ये सिर्फ हिस्टोरिकल सिविल वॉर का रिजल्ट है या अपनी पर्सनल डेथ एंजाइटी का साइकोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन? रोशे का नेचुरल गुडनेस के प्रति इतना एम्फेसिस क्यों है? क्या ये पर्सनल लाइफ में हुए किसी सोशल आइसोलेशन या कन्फ्लिक्टेड इमोशन से डील करने का तरीका तो नहीं है? डेंजर ये है कि कभी-कभी ये स्कूल ओवररीच करता है, जहां हर पॉलिटिकल आइडिया को किसी पर्सनल ट्रॉमा या इडिबल कॉम्प्लेक्स से जोड़ दिया जाता है। आइडियाज़ के पीछे छुपे साइकोलॉजिकल ड्राइव्स काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं, बट सॉलिड एविडेंशियल बेस होना चाहिए, ना कि आर्म चेयर स्पेकुलेशन। सो टू अवॉइड अ कन्वीनियंट नैरो अप्रोच एंड रिडक्शनिज्म। फोर्थ इज द फेमिनिस्ट स्कूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। एक रेवोल्यूशनरी लेंस है फेमिनिस्ट इंटरप्रिटेशन। फेमिनिस्ट स्कूल कहता है कि पॉलिटिकल फिलोसफी हैज बीन रिटन बाय मेन फॉर मेन एंड अबाउट मेन। प्लेटो से लेके लॉक, हॉब्स, रोशे तक कहीं भी विमेन की पॉलिटिकल एजेंसी डायरेक्टली एड्रेस नहीं की गई है। अगर की भी गई है तो या तो डोमेस्टिक रोल में या फिर मेटाफर के रूप में, जैसे बॉडी पॉलिटिक या मदरलैंड। फेमिनिस्ट इंटरप्रिटेशन पूछता है, हाउ इज मैस्कुलिनिटी अज्यूम्ड टू बी न्यूट्रल और यूनिवर्सल? इवन रोल्स का एब्स्ट्रैक्ट इंडिविजुअल जेंडरलेस दिखाई देता है, पर एक्चुअली वो मेल एक्सपीरियंस को यूनिवर्सल बना देता है। इसलिए जेंडर जस्टिस का लेंस इम्पोर्टेंट है टू द मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस। वॉल्सनक्राफ्ट, पैटमैन, मॉलर, टेलर एक जेंडर पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स लाइक फ्रीडम, इक्वलिटी, कंसेंट को रीइंटरप्रेट करती हैं। It doesn't just add women to existing theory, it asks us to rethink the foundations of political philosophy, a true plural approach. फिफ्थ इज द स्ट्रोजियन स्कूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। लियो स्ट्रॉस का एक इंटेलेक्चुअल थ्रिलर टाइप लेंस है स्ट्रोजियन इंटरप्रिटेशन, जो स- जिनका कहना है कि फिलोसोफर्स डोंट ऑलवेज से व्हाट दे मीन बिकॉज दे वर अफ्रेड। स्ट्रॉस कहते हैं कि क्लासिकल पॉलिटिकल थिंकर्स प्लेटो, मैकियावेली, हॉब्स ने कई बार अपनी असली बात ओपनली नहीं कही। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट सूटेबल ही नहीं था। फिलोसोफर्स अपने आइडियाज को एसोटेरिक स्टाइल में लिखते हैं, मतलब हिडन लेयर्स, कोडेड मैसेजेस। इस स्कूल के अकॉर्डिंग हर टेक्स्ट के दो मीनिंग्स हो सकते हैं, एक्सोटेरिक दैट इज द सरफेस लेवल मीनिंग, और ईसोटेरिक यानी हिडन ट्रूथ। जैसे मैकियावेली के द प्रिंस को स्ट्रॉस ने सटायर के रूप में पढ़ा, पावर के मिसयूज को एक्सपोज करने के ट्रिक, यानी मैकियावेली आपको अवेयर बना रहे थे कि प्रिंस कैसा हो सकता है, वो एक सटायर था, ऐसा स्ट्रॉस का कहना है। ये अप्रोच रीडर को डिटेक्टिव बना देता है। यहाँ हर साइलेंस, आयरनी, कॉन्ट्रडिक्शन एक क्लू हो सकता है, लेकिन डेंजर भी है ओवर इंटरप्रिटेशन का। अगर आप हर चीज़ में सीक्रेट ढूँढने लगते हैं, तो एक्चुअल कंटेक्स्ट मिस हो जाता है। इंटरप्रिटेशन कैफ काफ़ी एम्बिगुअस हो सकती है, जिसका शायद कोई ग्राउंड भी ना हो। रहस्य उजागर करना तो अच्छी बात है, पर ट्रांसपेरेंसी बनी रहनी चाहिए, ओवररीच नहीं होना चाहिए। सिक्स्थ इज़ द न्यू हिस्टोरिसिस्ट स्कूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। अब चलते हैं एक और पावरफुल और वाइडली रिस्पेक्टेड अप्रोच की तरफ, जिसे हम कैम्ब्रिज स्कूल भी कहते हैं, जिसका कोर आइडिया है अ पॉलिटिकल टेक्स्ट इज़ अ पॉलिटिकल एक्ट। स्किनर, पकॉक और जॉन डून की इस ट्रेडिशंस के मेजर स्कॉलर्स हैं। ये अप्रोच कहती है कि किसी थिंकर के आइडिया को समझने के लिए उसका एग्जैक्ट हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट, पॉलिटिकल वोकेबलरी और ऑडियंस को समझना ज़रूरी है। हॉब्स का कंटेक्स्ट ऑफ इंग्लिश सिविल वॉर एंड लॉक का कंटेक्स्ट ऑफ ग्लोरियस रेवोल्यूशन हम देख ही चुके हैं। एक प्रॉपर हार्डकोर एकेडमिक स्कूल ऑफ थॉट है, जो पॉलिटिकल थ्योरी कॉन्सेप्ट्स को रिविजिट करता है, रिकंस्ट्रक्टिंग डिबेट्स, ऑडियंसेस, इंस्टीट्यूशंस एंड वोकेबलरी दैट शेप्ड द थिंकर्स इंटेंट। वन ऑफ द मोस्ट मेथोडोलॉजिकली अनमैच्ड स्कूल है। इट ट्रीट्स थिंकर्स एज एजेंट्स इन हिस्ट्री, नॉट प्रॉफिट्स ऑफ टाइमलेस ट्रूथ्स, helps challenge anachronism, helps deconstruction and maintains intellectual humility। बहुत ज़रूरी है। इस स्कूल का क्रिटिसिज्म ये है कि कभी-कभी टेक्स्ट के टाइमलेस वैल्यू को अंडरमाइन कर देता है, सिर्फ कंटेक्स्ट में ही सीमित करके। फिलोसॉफिकल एंड नॉर्मेटिव कंटेंट को पूरी तरह से इग्नोर होने का खतरा बढ़ जाता है। सेवेंथ इज द पोस्ट मॉडर्न स्कूल ऑफ इंटरप्रिटेशन।
पोस्ट मॉडर्निस्ट इंटरप्रिटेशन ये कहती है कि पॉलिटिकल टेक्स्ट एक फिक्स्ड या अथॉरिटेटिव मीनिंग कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। फूको, डेरिडा और ल्योत्यार्ड जैसे थिंकर्स के इन्फ्लुएंस में ये अप्रोच मानता है कि मीनिंग हमेशा कंस्ट्रक्टेड और कंटेक्स्ट डिपेंडेंट होती है और कभी स्टेबल नहीं रहती। टेरेंस वॉल का कहना है कि ये एक रेडिकल क्रिटिक है ट्रेडिशनल इंटरप्रिटेशन की, जो कोहेरेंस, सिस्टम या ऑथर की ओरिजिनल इंटेंशन ढूंढने की कोशिश करती है। पोस्ट मॉडर्निस्ट के लिए टेक्स्ट लोगोसेंट्रिक ट्रूथ्स डिफ्लेक्ट नहीं करते, बल्कि ये डिस्कर्सिव स्ट्रगल के अरीनाज हैं जहाँ कॉन्ट्रडिक्शंस, साइलेंसेस और मल्टीपल मीनिंग्स एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। पॉलिटिकल कंसेप्ट जैसे फ्रीडम और जस्टिस यूनिवर्सल नहीं है, बल्कि लैंग्वेज और पावर रिलेशंस के प्रोडक्ट्स हैं। फूको का एग्जाम्पल फेमस है। वो कहते हैं कि लिबरल फ्रीडम के साथ साथ सर्विलांस और कंट्रोल का सिस्टम भी चल सकता है। यानी टेक्स्ट और पावर का रिलेशन हमेशा डायनेमिक एंड कंटेस्टेड है। मॉडर्न लिबरल सोसाइटीज में तो हम ये देखते ही हैं। पोस्ट मॉडर्निस्ट अप्रोच का कोर टूल है डिकंस्ट्रक्शन, यानी टेक्स्ट के अंदर छुपे बाइनरीज, कॉन्ट्रडिक्शंस और अजम्पशंस को तोड़ के देखना। डेरिडा सजेस्ट करते हैं कि हमें सिर्फ टेक्स्ट के सेंटर पे नहीं, बल्कि मार्जिन्स पे फोकस करना चाहिए, जो चीज़ें एक्सक्लूड, सप्रेस या रिप्रेस की गई हैं। पॉलिटिकल थॉट में इसका मतलब हो सकता है कि उन लोगों की तरफ देखना जो एब्सेंट हैं, जैसे स्लेव्स, वुमेन, कॉलोनाइज्ड पीपल्स, LGBTQIA+, या उन ट्रूथ्स को समझना जो अनसेड है, जैसे सॉवरेनिटी के पीछे छुपा वायलेंस। पेंसवॉल कहते हैं कि ये मेथड पॉलिटिकल टेक्स्ट्स की इनकम्प्लीटनेस और इंस्टेबिलिटी एक्सपोज करता है, लेकिन डेंजर भी है। अगर कोई मीनिंग वैलिड ही नहीं है, इसका मतलब ये भी है कि हर मीनिंग इक्वली वैलिड है। अगर कोई हायरार्की नहीं है, मतलब सब कुछ इक्वली इक्वल है, तो रिलेटिविज्म या नाहिलिज्म की प्रॉब्लम्स आ सकती है, जहां डेमोक्रेटिक रीजनिंग मुश्किल हो जाती है। फिर भी ये एक डिसरप्टिव टूल है। ये कहना चाहता है कि पावर सिर्फ इंस्टीट्यूशंस में नहीं, बल्कि लैंग्वेज के अंदर भी ऑपरेट करती है और कैनोनिकल टेक्स्ट को ब्लाइंडली रिवेयर नहीं, क्रिटिकली इंटेरोगेट करना चाहिए। टेरेंस बॉल्स प्लूरलिस्ट स्कूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, द लास्ट वन। टेरेंस बॉल का फाइनल टेक अवे प्लूरलिस्टिक और प्रॉब्लम ड्रिवन है। वो कहते हैं कि एक ही इंटरप्रेटिव स्कूल पे रिजिडली चिपकने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन ही डिसाइड करेगा कि कौन सा मेथड बेस्ट है। क्वेश्चन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। इस अप्रोच में एक मेथोडोलॉजिकल ह्यूमिलिटी है, क्योंकि बॉल मानते हैं कि पॉलिटिकल टेक्स्ट मल्टीपल मीनिंग ऑफर करते हैं और उन्हें समझने के लिए अलग अलग टूल्स का यूज़ करना पड़ेगा। उनके अकॉर्डिंग हर मेथड का अपना यूटिलिटी है, चाहे वो कंटेक्चुअलिस्ट हो, आइडियोलॉजिकल हो, साइकोलॉजिकल हो या नॉर्मेटिव हो। अगर आपको रोशे के जेंडर डायनेमिक्स समझने हैं, फेमिनिस्ट लेंस बेस्ट है। अगर लॉक का पॉलिटिकल कंटेक्स्ट समझना हो, तो हिस्टोरिसिस्ट या स्किनेरियन मेथड काम आएगा। और अगर रोल्स की जस्टिस थ्योरी की कोहेरेंस इवैल्यूएट करनी है, तो नॉर्मेटिव या एनालिटिकल मेथड सबसे इफेक्टिव रहेगा। यानी बॉल के लिए फ्लेक्सिबिलिटी प्लस पर्पस ड्रिवन इंटरप्रिटेशन इज इक्वल टू बेस्ट स्कॉलरशिप। टेरेंस बॉल की प्लूरलिस्टिक स्ट्रैटेजी एक ही मेथड पे चिपकने की डॉगमेटिज्म से बचाती है और इंटेलेक्चुअल फ्लेक्सिबिलिटी को प्रमोट करती है। वो कहते हैं कि कोई भी एक सिंगल लेंस पॉलिटिकल टेक्स्ट का पूरा मीनिंग कैप्चर नहीं कर सकता। ऐसा करने की कोशिश टेक्स्ट की रिचनेस को रिड्यूस कर देती है। और हाँ, इंटरप्रिटेशन कभी वैल्यू न्यूट्रल नहीं होती। रीडर के स्टैंड पॉइंट और कंसर्न्स हमेशा उससे शेप होते हैं। इसलिए बॉल सजेस्ट करते हैं कि इंटरप्रिटेशन रिफ्लेक्टिव, सेल्फ अवेयर और कंटेक्स्ट सेंसिटिव होनी चाहिए। प्रॉब्लम ड्रिवन अप्रोच का मतलब है कि पॉलिटिकल टेक्स्ट को सिर्फ हिस्टोरिकल रिलिक्स की तरह नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि उन्हें रिसोर्सेज की तरह यूज़ करना चाहिए फॉर थिंकिंग अबाउट टुडेज डिलेमास, जैसे जस्टिस, पावर, फ्रीडम या आइडेंटिटी। बॉल के लिए पॉलिटिकल थियरी एक ऑनगोइंग डायलॉग है, पास्ट और प्रेजेंट के बीच, ना कि एक क्लोज्ड बुक ऑफ आंसर्स। उनका मैसेज क्लियर है, बी एक्लेक्टिक, बी क्यूरियस एंड पॉलिटिकली एंगेज्ड। इंटरप्रिटेशन एक रिस्पॉन्सिबल और क्रिएटिव मीनिंग मेकिंग प्रोसेस है। तो ये था द ग्लिम्स इनटू योर WPP फर्स्ट यूनिट, टेक्स्ट एंड इंटरप्रिटेशन। We have covered all that you would need for this unit, from the introduction to text and interpretation, the various challenges that may arise in interpretation, and then saw all the schools from Marxian, feminist, psychoanalytic to pluralist. इन सब के साथ हमने देखे वो इम्पोर्टेंट थिंकर्स जो कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स द अप्रोचेस एंड जिन्हें एग्जाम में कोट करना विल हेल्प यू फेच मोर मार्क्स। एग्जाम से पहले एक क्विक विजिट करने के लिए टेबल अटैच कर दी है, विच यू कैन रीड बेटर विद द PDF।
एक ही सेशन बीता है, इसलिए पीवाईक्यूज देखें तो बेस्ड ऑन आवर स्लाइड्स कंटेंट एंड द वीडियो यू कुड डील विद दिस क्वेश्चंस अराउंड challenges of interpretation. इनफैक्ट ऑलरेडी आप क्वेश्चन को रीड करते हुए ही अपने माइंड में काफ़ी क्लियरली पॉइंट जनरेट कर पा रहे होंगे, और एल्स यू कुड रिवॉच द वीडियो। इवन अगर स्कूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन या किसी और थीम के अराउंड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, स्टिल यू विल बी एबल टू डील विद इट, फिर चाहे इट्स अ लॉन्ग आंसर और अ शॉर्ट नोट, और इवन वेयर यू आर आस्क्ड टू राइट द डिफरेंस। इतना ही था इस वीडियो में। वी होप दैट यू विल प्रोसीड टू लर्न मोर ऑन द डिस्कस्ड टॉपिक्स फ्रॉम वेरियस academic and non-academic sources. In the I button above and the description box, there are some easily navigable links which may aid your curiosity and understanding. Thank you so much for tuning in till the very end. The PDF of the slides could be downloaded from the WhatsApp and Telegram channels of The Political. Please press the like button, subscribe to The Political, and most importantly, share the video with your peers and classmates only if you find it helpful. जल्दी मिलते हैं with the next unit.